हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग लेक्चर 6 पर डिस्कस करेंगे। हम लोग जेनेटिक्स का लेक्चर 5 डिस्कस कर लिए थे और हम लोगों ने नए टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको हम लोगों ने अपूर्ण प्रभाविता न्यू मेंडलिज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी टॉपिक है, हम आज टॉपिक सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी न्यू मेंडलिज की सेकेंड टॉपिक होगी जिसमें हम लोग सप्रभाविता क्या है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हमने न्यू मेंडलिज नव मेंडलवाद की पहले टॉपिक अपूर्ण प्रभाविता समझा दिए। तो आइए शुरू करते कि सप्रभाविता होती क्या है। अगर मैं सप्रभाविता को दो भागों में बांट दूं, सबसे पहले सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सप्रभाविता का मतलब सा मीन्स होता है साथ साथ, ठीक है, तथा प्रभाविता मीन्स होता है प्रभावी होना, यानी साथ साथ प्रभावी होना। इस टॉपिक को सप्रभाविता कहा जाता है। अगर मैं इस सप्रभाविता के बारे में थोड़ा सा ठीक है डिस्कस करूं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सप्रभाविता की खोज शेरमार्क ने किया था और शेरमार्क ने सप्रभाविता की खोज मवेशियों के रंग यानी कलर्स ऑफ कैटल्स के रूप में सबसे पहले डिस्कवर किया था। सप्रभाविता को जानने के पहले हमें कुछ चीजों को पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि सप्रभाविता वास्तव में है क्या। तो इसके पहले हमें दो चीजें और आना जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता क्या था, और उसके बाद हमने एक थ्योरी पढ़ रखी है जिसे कि हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो पहले ये दो चीजें हमें जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम मेंडल के प्रभाविता की अगर बात करें, यानी हम अगर मेंडल के डोमिनेंस की बात करें तो पहले इसको जानते हैं। मेंडल ने यह कहा था कि अगर हम कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं यानी पर परागण कराते हैं तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी के प्लांट्स मिलेंगे जो हमें F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं। मेंडल ने यह कहा था कि जब ये समयुग्मजी रहे, मान लो कैपिटल टी रहे या स्मॉल टी रहे, तो कैपिटल टी दोनों का कैरेक्टर, स्मॉल टी दोनों का कैरेक्टर, यानी इनके फैक्टर अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, यानी इनका कारक अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है और शुद्ध कारक के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है तो अब केवल यहाँ पर कैपिटल टी के कारण यह प्लांट लंबा होता है, जबकि अब स्मॉल टी का कोई भी कारक अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यानी विषम युग्मजीय अवस्था में ओनली वन एक ही लॉ ऑफ डोमिनेंट लागू हो रहा है, यानी केवल कैपिटल टी का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, स्मॉल टी का लक्षण नहीं प्रदर्शित हो रहा है। ये बात मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में बताया था। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखाई देगा, स्मॉल टी का कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। देन इसके बाद में हमने सेकेंड थ्योरी पढ़ी थी जिसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई जीन या गैमेट, मान लो कैपिटल आर, ठीक है, और दूसरा स्मॉल आर हो जाए, ये मान लेते हैं रेड कलर को रिप्रेजेंट करता था और ये मान लेते हैं व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता था। जब ये दोनों अगली पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में जाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर का कैरेक्टर दिखाई देता है। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंट लागू हो तो या तो कलर रेड हो जाएगा फ्लावर का या तो कलर व्हाइट हो जाएगा। बट ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये ना तो रेड था ना तो व्हाइट था, जबकि ये गुलाबी या पिंक कलर के फ्लावर प्रदर्शित करते थे। इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया, जिसे गुलाब बांस के पौधे में कार्ल कोरेंस ने खोजा था। अब सप्रभाविता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब किसी युग्म विकल्पी लक्षण के एलील एक साथ प्रथम पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं, यानी जनक पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी में जाते हैं, तो युग्म विकल्पी एलील एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैरेक्टर को, यानी दोनों लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं जो हमें प्रथम पीढ़ी में देखने को मिलता है। सप्रभाविता का मतलब होता है साथ साथ, प्रभाविता का मतलब होता है प्रभावी होना, यानी जनक से संतत में जब भी कैरेक्टर ट्रांसफर होगा तो उस दौरान दोनों का लक्षण एक साथ प्रथम पीढ़ी में दिखाई देगा। हम अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो जब दो युग्म विकल्पी ना तो अपूर्ण प्रभावी यानी ना तो प्रभावी ना तो अप्रभावी संबंध दर्शाएं, यानी जब दो युग्म विकल्पी अलग अलग प्रकार के एलील्स
ना तो डोमिनेंट ना तो रिसेसिव संबंध दिखाएं और ना ही अपूर्ण प्रभावी दिखाएं। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये ना तो डोमिनेंट हो ना ये रिसेसिव हो, ना कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों गायब हो जाए, कोई नया कैरेक्टर आ जाए। बट आगे क्या होगा, अपितु ये दोनों युग्म विकल्पी यानी आगे चलकर ये दोनों युग्म विकल्पी प्रथम पीढ़ी में एक साथ यानी दोनों एक साथ और एक ही समय पर प्रकट हो जाएं और इस प्रकार की अवस्था को सहप्रभाविता कहते हैं। जनरली कैपिटल टी स्मॉल टी ये अगर इसमें से कैपिटल टी का लक्षण दिखाई दे या स्मॉल टी का लक्षण दिखाई दे, इसका दिखाई दे या इसका दिखाई दे, मान लेता हूं, तो इस दौरान ये प्रभाविता का नियम कहलाएगा। अगर इसमें दोनों का ना दिखाई दे, ना इसका दिखाई दे ना इसका दिखाई दे, तो ये अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। बट अगर दोनों का एक साथ विकल्पी लक्षण दिखाई दे तो और एक ही समय में दिखाई दे तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सप्रभाविता कहेंगे। रिपीट करता हूं, जब कोई लक्षण जनक से संतत में युग्म विकल्पी के रूप में स्थानांतरित हो रहा हो और वह ना तो प्रभावी अप्रभावी हो ना तो वह अपूर्ण प्रभावी हो, जबकि एक ही समय में एक साथ प्रभावी रूप में दोनों फैक्टर दिखाई दे तो उसे हम सप्रभाविता कहेंगे। अब मैं एक साथ इसको दोबारा से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। मान लो कि कोई गैमीट, कोई पेरेंट ए है और दूसरा पेरेंट बी है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है, इसमें एक कोई कैरेक्टर है और इसमें एक कोई कैरेक्टर है। दोनों लक्षण गैमीट से गोनेट्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया में आते हैं। अब इसका भी लक्षण और इसका भी लक्षण दोनों जाकर F1 जनरेशन में दिखाई दे तो यही सप्रभाविता कहलाएगा, क्योंकि एक ही समय में दोनों फैक्टर एक साथ दिखाई देते हैं। अगर ये भी आता परंतु ये वाला दिखाई देता ये नहीं दिखाई देता तो ये ठीक है मुख्य रूप से प्रभाविता कहलाता। अगर ये भी आता दोनों बदल जाते नया लक्षण दिखाई देता ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाता। वेरी सिंपल, मान लो माता से और पिता से दो लक्षण कोई आ रहा हो तो हम प्रथम पीढ़ी में एक ही समय में देखें कि माता वाला लक्षण भी प्रभावी है पिता वाला लक्षण भी प्रभावी है तो इसे हम सप्रभाविता कहेंगे। आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी कि सप्रभाविता का मतलब क्या है। अगर हम सप्रभाविता को दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो प्रथम पीढ़ी में F1 के संकरों में अगर किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील समान रूप में साथ साथ अभिव्यक्ति होते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में अगर किसी जीन के एलील एक साथ समान रूप में अभिव्यक्ति करते हैं दिखाई देते हैं तो ऐसी एलील को हम सप्रभावी एलील कहते हैं और ऐसे लक्षण को हम सप्रभाविता कहते हैं। दिस इज नोन एज द डोमिनेंट। यानी कोई प्रथम पीढ़ी में एलील एक साथ दिखाई देता है जो किसी जीन से निर्मित है और उस एलील के दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं तो वह सप्रभावी एलील है और ऐसा लक्षण सप्रभाविता कहलाता है। अब हम सप्रभाविता का उदाहरण आपको समझाना चाहेंगे। सप्रभाविता के दो मुख्य उदाहरण हैं और दोनों को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले सप्रभाविता का उदाहरण शेरमार्क ने मवेशियों के रंग को लेकर दिया था। तो सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में मवेशियों के रंग पर डिस्कस करते हैं कि मवेशियों का रंग इसका क्या उदाहरण है, यानी मवेशियों का रंग किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है। हम अगर सबसे पहले मवेशियों के रंग की बात करें, मवेशी कौन होते हैं, आप देखें गाय भैंस, ठीक है, बकरियां, मुख्य रूप से गाय और बकरियां मवेशियों के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। हम मान लेते हैं कोई गाय, ठीक है, कोई भी गाय मान लेते हैं वो सफेद रंग की है, या मैं मान लेता हूं कोई भी गाय जो भूरे रंग की है, ब्राउन कलर की, और ये फीमेल है। इसी के साथ में कोई दूसरा, ठीक है, बैल यानी ठीक है सफेद रंग का है यानी वो मेल है, यानी एक स्पीशीज भूरी है जो फीमेल है, दूसरी स्पीशीज व्हाइट है जो मेल है। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके लिए हम मान लेते हैं R1 गैमीट है और इसके लिए मान लेता हूं कि R2 गैमीट है। ये मान लेता हूं कि T1 जनरेशन है और ये इनके गैमीट्स के नाम हैं, यानी ये इनके कारक के नाम हैं। तो आप F1 जनरेशन में देखोगे R1 भी आएगा और R2 भी आएगा।
अगर हम यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो ये ठीक है, प्रभाविता के नियम के अनुसार जो पेरेंट प्रथम पीढ़ी का ऑर्गेनिज्म होगा, जीव होगा, वो या तो भूरा हो जाएगा या तो सफेद हो जाएगा। जबकि अगर हम अपूर्ण प्रभाविता को लागू करें तो निश्चित है ना तो सफेद होगा ना तो भूरा होगा, कोई अदर कलर, कोई अदर रंग को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन R1 R2 के कारण जो मवेशी का रंग होगा वो सीतारुण हो जाता है, या फिर मैं उसे चितकबरा कहूं, दूसरे शब्दों में रोएन, इस प्रकार से दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कोई मवेशी जो भूरे रंग का है उस पर ब्लैक स्पॉट, या सफेद रंग का है तो उस पर भूरे स्पॉट उनके कोट पर, उनके स्किन पर दिखाई देते हैं, जो कि चितकबरे का बेस्ट एग्जाम्पल है। देन फिर इसके बाद में शेरमार्क ने मवेशियों के प्रथम पीढ़ी से F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहा, और F2 जनरेशन में जाकर उन्होंने जब स्टडी किया तो उनको एक मवेशी व्हाइट जबकि दो मवेशी सीतारुण यानी रोएन, फर्स्ट में R1 R1, दो में R1 R2 R1 R2, जबकि लास्ट में R2 R2 का कैरेक्टर दिखाई दिया। उनका अगर अनुपात देखा जाए रेशियो, तो रेशियो 1:2:1 आता है, जो एक अपूर्ण प्रभाविता और लॉक डोमिनेंट का भी रेशियो था। यानी इस प्रकार सप्रभाविता में प्रथम पीढ़ी में दोनों फैक्टर एक साथ लक्षण को प्रदर्शित कर रहे थे डोमिनेंट स्टेज में, जबकि द्वितीय पीढ़ी में वह एक मवेशी पूर्ण रूप से सफेद, दो मवेशी सीतारुण, जबकि एक मवेशी मुख्य रूप से ठीक है भूरे रंग का हो जाता है। इसका मतलब मवेशियों का अनुपात 1:2:1 आता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है मैं समझा नहीं रहा हूं, बोल देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल दांत कोशिका आरक्तता का कैरेक्टर लिया गया था, जहां पर दांत कोशिका आरक्तता में यानी सीकल सेल एनीमिया में दो विशेष बात बताई गई। क्या बताया गया था कि सीकल सेल एनीमिया में 3 प्रकार के विशेष फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। जनरली अगर मैं सीकल सेल एनीमिया की बात करूं, यह एक रोग है जिसे हिंदी में दांत कोशिका आरक्तता कहा जाता है। तो अगर मैं दांत कोशिका आरक्तता की बात करता हूं तो आप यहां ये देख सकते हो कि इनमें 3 प्रकार के विशेष प्रोसेस देखने को मिलते हैं। एक HbA कंडीशन देखने को मिलती है, एक HbS कंडीशन देखने को मिलती है, और एक HbA कंडीशन देखने को मिलती है। यानी इन्हें हम नॉर्मल कह सकते हैं, इन्हें हम ठीक है डिजीज या अफेक्टेड कह सकते हैं, और इन्हें हम कैरियर कह सकते हैं, ना तो नॉर्मल ना तो अफेक्टेड कह सकते हैं। अब अगर हम HbA और HbA का HbA के साथ क्रॉस कराते हैं तो निश्चित है दोनों नॉर्मल आएंगे। बट अगर हम HbA का HbS के साथ क्रॉस कराते हैं तो इनका अनुपात बदलेगा, और अगर हम HbS का HbS के साथ क्रॉस कराते हैं तो इनका भी अनुपात बदलेगा। यानी दूसरा उदाहरण सीकल सेल एनीमिया के जीनोटाइप का दिया गया, जिसमें 3 प्रकार के जीनोटाइप के रेशियो पॉसिबल है, HbA नॉर्मल, HbS अफेक्टेड यानी रोगी, जबकि HbS ठीक है एक ऐसी कंडीशन है जहां पर वो कैरियर यानी वाहक के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपकी आज की टॉपिक सप्रभाविता थी। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सप्रभाविता मतलब होता है साथ साथ प्रभावी होना। शेरमार्क ने मवेशियों के रंग के रूप में सप्रभाविता की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि जब 2 विकल्पी लक्षण प्रभावी अप्रभावी के रूप में संबंध न दर्शाएं, या फिर वो अपूर्ण प्रभावी के रूप में भी संबंध को न दर्शाएं, और दोनों ही लक्षण एक ही समय में अगर प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रभावी रूप में प्रकट हो जाएं, तो ऐसे कैरेक्टर को हम सप्रभाविता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर प्रथम पीढ़ी के संकरों का जीन का जो एलील यानी कैरेक्टर है यानी युग्म विकल्पी एलील अगली पीढ़ी में अभिव्यक्ति होता है तो वह प्रभावी एलील होगी, और उनसे लक्षण जो प्रदर्शित होगा वो प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। आपके ब्रेन में R1 के साथ R2 का क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में R1 R2 दोनों के फैक्टर दिखाई देते हैं, और वहां से मवेशी का रंग सीतारुण या चितकबरा हो जाता है।
लेकिन द्वितीय पीढ़ी में एक R1R1, दो R1R2, जबकि तीसरा R2R2 आता है, यानी उनका अनुपात 1:2:1 के रूप में दिखाई देता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सप्रभाविता अच्छे से समझ में आ गया होगा और सप्रभाविता के नोट्स को भी अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। अगले लेक्चर में हम बहुविकल्पता या मल्टीपल एल्जेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।